देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा, एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा और आप लोगों ने एकक कोष्ठिका के प्रकारों के बारे में पढ़ा कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। आज के वीडियो में हम लोग एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या पे चर्चा करेंगे, यानी किस तरीके से किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण एकक कोष्ठिका से होता है। एकक कोष्ठिका के बार बार रिपीट होने से या उसके बार बार दोहराने से हमारे पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और ये जो एकक कोष्ठिकाएं होती है ये बहुत ही पास पास होती है। तो ये कहा जाता है कि एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण दूसरी एकक कोष्ठिका से भी संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है कि किसी एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण पाया जाता है वह अवयवी कण दूसरी एकक कोष्ठिका में भी क्या होता है, सहभाजित होता है। कहने का मतलब है कि दूसरी एकक कोष्ठिका में भी उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, योगदान होता है। तो देखिए, आज हम नज़र डाल लेते हैं कि किस प्रकार के अवयवी कणों का कितना योगदान होता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, किसी क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिका के अवयवी कण अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोष्ठिकाओं से भी क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। मैंने आपको बताया अभी ये चीज। देखिए, ये कहा जाता है बेटा, देखिए कि कोणों पर उपस्थित अवयवी कण 8 एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होते हैं। भाई, एकक कोष्ठिका के जो 8 कोणे हैं उन 8 कोणों पर पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं वो कितने में सहभाजित होते हैं, 8 एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एक एकक कोष्ठिका में इनका योगदान कितना होता है, एक एकक कोष्ठिका में इनका योगदान 1/8 ही होता है। तो देखिए, इसे हम चित्र से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, आपके सामने ये कोई क्रिस्टल जालक है, क्लियर है, क्रिस्टल जालक है और यहाँ पे ये कोई एकक कोष्ठिका के कोने पे अवयवी कण रखा हुआ है। देखिए बच्चों, मैं डार्क कर रही हूँ, ये कोई एकक कोष्ठिका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरीके से बेटा, ये इस तरीके से आएगी यहाँ से, ये मैं यूं कर देती हूँ ना। ये देखिए बच्चों, ये कोई मैंने जो डार्क की है ये कोई एकक कोष्ठिका है, क्लियर है। अब आप ध्यान देंगे, इस एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पर, इस एकक कोष्ठिका के इधर वाले कॉर्नर पर ये कोई अवयवी कण रखा गया है, क्लियर है। किसी एकक कोष्ठिका के कोने पर क्या रखा गया है, अवयवी कण रखा गया है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इस अवयवी कण का कुछ भाग ये जो आगे वाली एकक कोष्ठिका है जिसे मैं 1 नंबर दे रही हूँ, इसमें भी है इसका कुछ भाग, यानी इसमें भी इसका कुछ योगदान है। इसके पीछे जो दूसरे नंबर की, इसके जस्ट पीछे जो दूसरी एकक कोष्ठिका है उसमें भी इसका योगदान है। ऊपर देखिए, ऊपर हम लोग बात करें तो ऊपर जो एकक कोष्ठिका ये बनी हुई है 3 नंबर की, इसमें भी इसका योगदान है। और ये पीछे जो बनी हुई है बेटा 3 नंबर, इसे नाम देंगे, इस यहाँ रख देती हूँ मैं 3 नंबर, इसको, इसमें भी इसका योगदान है। जस्ट इसके पीछे वाली एकक कोष्ठिका में भी इसका क्या है, योगदान है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखो, इस वाली एकक कोष्ठिका में 5 नंबर की, ये खुद जो है 6 नंबर की, ये आगे वाली जो एकक कोष्ठिका है 7 नंबर की और ये पीछे वाली एकक कोष्ठिका यानी 8 नंबर की। यानी आप ध्यान देंगे तो आप ये देखेंगे बेटा, ये जो अवयवी कण है ये इन 8 एकक कोष्ठिकाओं में अपना क्या दे रहा है, योगदान। और इस एकक कोष्ठिका की बात करें तो इस एकक कोष्ठिका में केवल इसका इतना सा भाग है जिसे मैं डार्क कर रही हूँ, केवल ये जो डार्क वाला भाग है यही इस एकक कोष्ठिका में आ रहा है, इस एकक कोष्ठिका में सहयोग कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसका कुल योगदान कितना हुआ, इसका कुल योगदान हुआ बेटा 1/8। कितना योगदान हुआ, 1/8। इसलिए ये कहा जाता है कि कोणों पर उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं उनका योगदान कितना होता है, 1/8 होता है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण 2 एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित होते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, फलकों के केंद्र पर जो अवयवी कण होते हैं वो 2 में सहभाजित होते हैं, यानी इनका योगदान कितना होता है, 1/2।
देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में बेटा ये कोई एकक कोष्टिका है, ये जो ये वाली है, देखिए ये मैं बना रही हूँ, ये मान लीजिए हम इस एकक कोष्टिका की बात करते हैं, ये कोई एकक कोष्टिका है, ठीक है। और इस एकक कोष्टिका के इस वाले फलक पर कोई अवयवी कण रखा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये कोई एकक कोष्टिका है और इसके इस वाले फलक पर ये अवयवी कण रखा हुआ है और इसके पास में ये दूसरी एकक कोष्टिका है। क्लियर है। अब आप देखिए ये जो अवयवी कण है उसका आधा भाग इस वाली एकक कोष्टिका में और आधा भाग इस वाली एकक कोष्टिका में। अगर हम इसे यूं काटते हैं, भाई इन दोनों एकक कोष्टिकाओं को अगर हम अलग अलग करते हैं, इनको यूं काटते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका आधा भाग इस वाली एकक कोष्टिका में होगा और आधा भाग इस वाली एकक कोष्टिका में। यानी कहने का मतलब है इसका योगदान कितना हो गया, 1/2। इससे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा। देखिए मान लीजिए हम किसी दीवार की बात करते हैं, तो कोई भी जो दीवार होती है वो 2 कमरों के लिए दीवार का काम करती है, यानी दोनों कमरों में उसका क्या होता है, योगदान होता है। यानी एक दीवार इस कमरे के लिए भी दीवार का काम करेगी और उसके पास वाले दूसरे रूम के लिए भी दीवार का क्या करेगी, काम करेगी। तो इसी तरीके से फलक पर पाए जाने वाला जो अवयवी कण है उसका योगदान कितना होता है, 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एकक कोष्टिका में केंद्र में उपस्थित अवयवी कण किसी भी एकक कोष्टिका से सहभाजित नहीं होते, अतः इसके पूरे भाग का ही एकक कोष्टिका में क्या होता है, योगदान होता है। देखिए बच्चों क्या कहा जाता है कि मान लीजिए कोई एकक कोष्टिका है और एकक कोष्टिका के केंद्र पर कोई अवयवी कण रखा हुआ है। कोई एकक कोष्टिका है और उसके केंद्र पर अवयवी कण रखा हुआ है, तो उसमें किसी का भी योगदान नहीं होगा। अरे भाई वो अवयवी कण का पूरा उसी एकक कोष्टिका में क्या होगा, योगदान होगा। यानी कितना हुआ उसका योगदान, कितना माना गया, 1। योगदान कितना माना गया, 1। अगर किसी एकक कोष्टिका के केंद्र में कोई अवयवी कण है तो उसका पूरा योगदान होता है, यानी उसका योगदान कितना माना गया, 1 माना गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। किनारे पर उपस्थित अवयवी कण 4 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होते हैं। जो किनारों पे होते हैं वो 4 में सहभाजित होते हैं। अतः एकक कोष्टिका में इसका कितना भाग हुआ, कितना योगदान हुआ, 1/4। इसको भी बेटा इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये यहाँ पे कोई अवयवी कण रखा गया है। यहाँ देखिए, यहाँ ये देखिए ये कोई किनारा है और इस किनारे पे कोई ये अवयवी कण रखा गया है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो अवयवी कण है ये इस एकक कोष्टिका के लिए भी काम कर रहा है, इसमें भी योगदान है, इसमें भी योगदान है, इस वाली एकक कोष्टिका में भी योगदान है और इधर जो एकक कोष्टिका है इसमें भी क्या है, योगदान है। यानी ये जो किनारा है ये 4 एकक कोष्टिकाओं में बराबर योगदान दे रहा है। तो कहने का मतलब है किनारे पे रखा हुआ जो अवयवी कण है वो भी 4 एकक कोष्टिकाओं में अपना क्या देगा, योगदान देगा। क्लियर है, यानी चारों में सहभाजित होगा। तो एक एकक कोष्टिका में कितना हुआ इसका योगदान, तो एक एकक कोष्टिका में इसका योगदान निकल के आ गया 1/4। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस अवयवी कण का कितना योगदान होता है। तो देखिए कोने के अवयवी कणों का योगदान आप लोगों को पता है 1/8 होता है। फलक के अवयवी कणों की बात करें, इनका योगदान आप लोगों को पता है 1/2 होता है, मैंने आपको समझा दिया है। केंद्र के अवयवी कण का योगदान 1 होता है और किनारे पे उपस्थित अवयवी कण का योगदान क्या होता है, 1/4। देखिए बच्चों ये चीज आपको पता होना जरूरी है कि किस प्रकार के अवयवी कणों का कितना योगदान है, क्योंकि इन्हीं चीजों को आगे हम लोग काम में लेकर एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या पता करेंगे कि किस एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या क्या है। तो उससे पहले हमें ये योगदान पता होना चाहिए कि किस प्रकार की अवयवी कण का कितना योगदान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या की तरफ कि ये संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। देखिए बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या की हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल को आद्य घनीय एकक कोष्टिका भी कहा जाता है। भाई इसको और क्या कहा जाता है, आद्य घनीय
आद्य घनीय एकक कोशिका भी कहा जाता है। और देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि आद्य जो एकक कोशिका होती है, आद्य घनीय जो एकक कोशिका होती है, एससीसी जो एकक कोशिका होती है, उसमें अवयवीकरण केवल 8 कोणों पे ही पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, देखिए ये आपको बताया हुआ है, ये एससीसी की संरचना आपको दी हुई है सिंपल क्यूब की। देखो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कॉर्नर्स पे अवयवीकरण उपस्थित है। देखिए इसको हम इस संरचना से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इस तरीके से एकक कोशिका बना के देखें घनीय शेप में, तो देखिए आप लोग ये समझ जाएंगे कि कहाँ पे है अवयवीकरण। अवयवीकरण आप देखिए 8 कॉर्नर्स पे अवयवीकरण उपस्थित है या नहीं है? इस कॉर्नर पर, इस पर, इस पर, इस पर, ये देखिए 4 तो ये, और ये 4 नीचे कॉर्नर्स पर अवयवीकरण उपस्थित है। क्लियर है? तो और मैंने क्या बताया था कि कोणों पर उपस्थित अवयवीकरण का योगदान कितना होता है? 1/8। यानी इन प्रत्येक कणों का योगदान कितना है? 1/8। यानी इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। यानी प्रत्येक अवयवीकरण का इस एकक कोशिका में योगदान कितना है? 1/8। क्लियर है? अब कुल योगदान कितना होगा, कुल अवयवीकरण कितने होंगे इस एकक कोशिका में? तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयवीकरण का योगदान 1/8, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अवयवीकरणों की संख्या से। यानी 1/8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारा क्या आंसर निकल के आया? 1। कहने का मतलब है जो एससीसी है, जो हमारी एससीसी संरचना होती है, आद्य घनीय एकक कोशिका होती है, सरल घनीय एकक कोशिका होती है, उसमें अवयवीकरणों की संख्या कितनी आई? 1 निकल के आई। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस लिंक से हटाकर एकक कोशिकाओं के प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी एकक कोशिका को किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए, आप यहाँ देखिए, ये जो सरल घनीय एकक कोशिका को 3 अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, इस 3 तरीके से हम एकक कोशिकाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला, खुली या विवृत संरचना के द्वारा। खुली या विवृत संरचना के द्वारा हम किसी भी एकक कोशिका को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, हम प्रदर्शित कर सकते हैं दिक् स्थान भराव प्रदर्शन। दूसरा होता है दिक् स्थान भराव प्रदर्शन। क्लियर है बच्चों? और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है कणों के वास्तविक भागों के रूप में। कणों के वास्तविक भागों के रूप में प्रदर्शन किया जा सकता है। यानी इन 3 तरीके से किसी भी एकक कोशिका के प्रदर्शन को समझाया जा सकता है, या किसी भी एकक कोशिका को इन 3 तरीके से बना के प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं खुली और विवृत संरचना की। देखिए बच्चों, खुली और विवृत संरचना में क्या होता है, किसी भी जो अवयवी कण है उनके केंद्रों को छोटे गोलों के रूप में बताया जाता है, और इस तरीके का जो प्रदर्शन है, इस तरीके से जो एकक कोशिकाओं को बताया जाता है, वो केवल अवयवी कणों की व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाली जो व्यवस्था है, ये खुली संरचना है। ये सरल घनीय की क्या है? खुली संरचना। और ये जो डॉट डॉट है, ये अवयवी कणों के केंद्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, दूसरा है दिक् स्थान भराव प्रदर्शन। बच्चों देखिए, दिक् स्थान भराव प्रदर्शन में क्या होता है, अवयवी कणों को वास्तविक आकार में दिखाया जाता है कि वास्तव में अवयवी कणों का आकार क्या है। और इस तरीके से जब किसी एकक कोशिका को दिखाया जाता है, तो ये एकक कोशिका की वास्तविक संरचना को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जो ये वाला आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, बड़े बड़े गोलों के रूप में जो अवयवी कण प्रदर्शित किए गए हैं, ये दिक् स्थान भराव प्रदर्शन है। इस तरीके का जो प्रदर्शन होता है वो दिक् स्थान भराव प्रदर्शन होता है। क्लियर है? अब तीसरा जो प्रदर्शन है, यानी तीसरे किस तरीके से एकक कोशिका को दिखाया जा सकता है, वो है कणों के वास्तविक भागों के रूप में। और ये देखिए, या आपको कणों के, यानी वास्तव में एकक कोशिका में अवयवी कण का कितना भाग है उसके रूप में दिखाया गया है, वास्तविक भागों के रूप में। और इसको आप ध्यान से देखोगे, ये सरल घनीय एकक कोशिका की प्रदर्शन है, सरल घनीय एकक कोशिका है। तो देखिए, इसमें अवयवी कण का योगदान देखिए, केवल ये अवयवी कण इसमें आ रहा है।
यानी पूरा नहीं है, कितना भाग आ रहा है अवयवी कण का, 1/8। तो ये चीज आपको पहले समझ में आई होगी और ये समझना बहुत जरूरी है कि किस किस तरीके से हम एकक कोष्टिका को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई है। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड सेल, जिसे BCC, शॉर्ट में BCC या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका भी कहा जाता है। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कण 8 कॉर्नर्स पे तो पाए ही जाते हैं, इसके अलावा उस एकक कोष्टिका के बिल्कुल बीचों बीच में यानी केंद्र में भी पाए जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए हमें पता है कि 8 कोणों पर जो ये अवयवी कण है, देखिए ये 8 कोणों पर जो अवयवी कण है इनका प्रत्येक का योगदान तो कितना हो गया, 1/8। प्रत्येक का योगदान कितना हो गया, 1/8। ठीक है, और ये जो बिल्कुल बीचों बीच में जो ये अवयवी कण है, ये बिल्कुल बीचों बीच में जो अवयवी कण है जो अंतः केंद्र में है, हमें पता है इसका योगदान कितना होता है, 1। इसका पूरा पूरा योगदान है। क्लियर है? तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, केंद्र पर जो 1 उपस्थित है उसका पूरा पूरा योगदान है, उसका पूरा पूरा योगदान है, और कोणों पर जो 8 अवयवी कण उपस्थित है प्रत्येक का योगदान 1/8 है, तो 8 को गुणा कर देंगे 1/8 से। क्या आंसर निकल के आया, इधर देखिए ये आपका आंसर निकल के आएगा। जब आप इसको काटेंगे आपका आंसर बेटा ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 1 + 1 यानी 2। क्लियर है? ये गलती से प्रिंट हो गया, देखिए बच्चों इसमें आंसर आएगा 2 आएगा, यानी 1 अवयवी कण केंद्र पर है और 8 जो अवयवी कण है वो कोणों पर है और प्रत्येक का योगदान 1/8 है। क्लियर है? इससे ये काटा 1 + 1 यानी BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई, 2 आई। कितनी आई, 2 आई। अब देखिए इसमें भी BCC को तीनों प्रकार से आपको दर्शाया गया है। ये दिक् स्थान भराव प्रदर्शन है, ये इसकी खुली संरचना है, और ये वाली जो वास्तविक भागों को दर्शा रही है कि वास्तविक कितना भाग है। तो देखिए इसमें ये प्रत्येक कॉर्नर्स वाले अवयवी कणों का तो 1/8 योगदान है, और बीच वाला पूरा जो अवयवी कण है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो पूरा का पूरा इसके अंदर ही है, यानी पूरे का इसमें ही योगदान है। तो आपने देखा इस तरीके से अवयवी कणों की संख्या क्या निकल के आई है, 2 निकल के आई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल को FCC यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका भी कहा जाता है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका ये भी कहा जाता है। देखिए बच्चों FCC के बारे में आप लोगों को पता है कि अवयवी कण 8 कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 कोणों पे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो हो गए 8 कोणों पर अवयवी कण। अब हम बात करें फलकों की, अब हम बात करें फलकों के केंद्र पर, तो देखिए 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। क्लियर है? कितने अवयवी कण है, यानी 6 अवयवी कण तो है फलकों के केंद्र पर जो 6 रखे हुए हैं, और 8 है कोने पर। और इसमें देखिए ये इसका दिक् स्थान भराव प्रदर्शन बताया हुआ है। दिक् स्थान भराव प्रदर्शन में देखिए ये अवयवी कण तो कॉर्नर पर है जो आपको हल्के हल्के बैंगनी से कलर के प्रदर्शित हो रहे हैं, और जो ये रेड कलर के जो प्रदर्शित हो रहे हैं ये फलकों के कहाँ पर है, केंद्र पर है। क्लियर है? और ये देखिए वास्तविक भागों की संख्या दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, आप लोगों को पता है कि 6 फलक है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या है, अवयवी कण रखा हुआ है, और फलकों पर अवयवी कण का योगदान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2, यानी 6 को गुणा कर देंगे 1/2 से। क्लियर है? और इसके अलावा जो 8 कॉर्नर्स पे है और प्रत्येक का योगदान 1/8 है, यानी 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। क्लियर है? ये देखिए ये 2 × 6 और ये 1, तो क्या निकल के आया, 4।
यानी FCC में जो हमारे अवयवी कणों की संख्या निकल के आई है बच्चों, वो कितनी निकल के आई है? 4। FCC में जो अवयवी कण होते हैं वो 4 होते हैं। और देखिए ये आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि 8 तो कॉर्नर्स पे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित है। ये दिक् स्थान भराव प्रदर्शन है और ये वास्तविक भागों की संख्या आपको बता रखी है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आप लोगों को SCC, BCC और FCC में किस तरीके से अवयवी कणों की संख्या निकाली जाती है ये आपको आ गया होगा। और आपके सिलेबस में भी ये तीनों ही है, इन तीनों में ही अवयवी कणों की संख्या निकालना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन देखिए बच्चों, इसके अलावा हमारे पास एक एकक कोष्टिका और है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, मैं आपको उसमें भी अवयवी कणों की संख्या निकालना बताना चाहती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए मैं बात कर रही हूँ अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका की। देखिए ये कोई एकक कोष्टिका है। क्लियर है? अब आप लोगों को पता है कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो 8 तो कॉर्नर्स पे होते हैं। भाई अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण 8 तो कॉर्नर पे होते हैं। इसके अलावा आमने सामने की किसी भी फलक पर, आमने सामने की जो 2 फलके हैं उनके केंद्र पर, यानी हम मान लेते हैं एक अवयवी कण यहाँ पर और एक अवयवी कण क्या है? यहाँ पर है, आमने सामने की फलकों के केंद्र पर। अब देखिए 8 कॉर्नर पर अवयवी कण है। क्लियर है? और प्रत्येक का योगदान 1/8। अरे भाई आपको पता है कोणों पर अवयवी कणों का योगदान 1/8 होता है। और कितने अवयवी कण है? 8, तो 8 को गुणा कर दिया 1/8 से। और देखिए फलकों के केंद्र पर कितने अवयवी कण है? 2 अवयवी कण है। और प्रत्येक का योगदान कितना होता है? 1/2। प्रत्येक का योगदान कितना होता है? 1/2। तो देखिए कितना निकल के आया? 1 + 1 यानी 2। कहने का मतलब है अगर हम ECC की बात करें, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें या अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका की बात करें, तो उसमें भी अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आती है? 2 निकल के आती है। क्लियर है? समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या निकालना सीखा। हम लोगों ने सीखा कि घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आती है? 1 निकल के आती है। अगर हम अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की बात करें उसमें अवयवी कणों की संख्या 2 निकल के आती है। फलक केंद्रित की बात करें उसमें अवयवी कणों की संख्या 4 निकल के आती है। और अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की बात करें तो यहाँ भी अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आती है? 2 निकल के आती है। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे और किस अवयवी कण का कितना योगदान होता है। अब इससे आगे के जो टॉपिक है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।